हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 का यूपी बोर्ड साइंस चैप्टर नंबर 10 फसल उत्पादन। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है, फसल उत्पादन से रिलेटेड प्रश्न हैं आपके, और हम लोग इसमें फसल चक्र के बारे में तथा उससे रिलेटेड कौन सी फसल कब बोई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अभ्यास प्रश्न है आपका, जो कि बहुविकल्पी है, यानी कि एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं और सही उत्तर के सामने हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में रबी की फसल है। तो रबी की बात करते हैं तो हम कैसे याद करेंगे इसको, हम थोड़ा सा बता देते हैं। रबी मतलब हम मान लेते हैं, रबी मतलब वो सूर्य, यहाँ पे रबी बड़ा है लेकिन रबी होता है वो वाला, तो उसको मान लीजिए अपने तरीके से, थोड़ा सा याद करने का तरीका है। तो रबी मतलब क्या होता है, सूर्य। और सूर्य की आवश्यकता सबसे अधिक कब होती है हमको, किस समय होती है, जब जाड़े का मौसम आता है। ठीक है, जाड़े के मौसम में हमें सूर्य की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस समय धूप नहीं निकलती है, तो कहीं ना कहीं हमको रबी यानी कि सूर्य की आवश्यकता होती है कि मतलब जल्दी धूप निकले, हमें ठंडी से बचाए। तो ठंडी के मौसम में कौन, यानी क्या बना, रबी से हमने सूर्य बनाया। सूर्य क्या की आवश्यकता कब होती है, जाड़े के मौसम में। और जाड़े की बात करते हैं तो जाड़े के समय में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, आपको ध्यान में होगा बहुत अच्छी तरीके से। उसमें आप देखते होंगे आपके यहाँ अलाव जला होता है, उसमें आप क्या करते हैं, आलू डालते हैं भूनने के लिए, उस समय हुआ रहता है। आप देखते हैं गेहूँ आप डालते हैं, गेहूँ आप देखते हैं उस समय ठंडी के मौसम में धीरे छोटे बड़े होते होंगे, हो रहे हैं। सरसों हर जगह पीली पीली दिख रही होंगी, हरी भरी दिखाई दे रही होंगी। आपका मटर होता है, चना होता है। तो इस प्रकार की जो फसलें आती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, वो आपकी रबी की फसल कहलाती है। यानी कि जो जाड़े के मौसम में बोई जाती हैं, आप देखते होंगे जाड़ों के समय में अक्टूबर नवंबर में जो बोई जाती हैं उनको बोलते हैं रबी की फसल। इसी प्रकार आपकी 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, रबी, पहले खरीफ पर लिख लीजिए, फिर रबी लिख लीजिए, फिर जायद लिख लीजिए। खरीफ हो गई, रबी हो गई और उसके बाद जायद। ये आपकी जून जुलाई में बोई जाती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे, इसमें आपके धान जो हैं, धान का मौसम चल रहा है, सीज़न चल रहा है, तो ये मई जून में बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं, जो बरसात का मौसम होता है। फिर बाद आपका अक्टूबर नवंबर में इसको काट ली जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे अक्टूबर नवंबर आने वाला है 1 महीने के बाद, तो उस समय धीरे धीरे इनकी कटाई होना स्टार्ट हो जाएगी। धान आपके खेतों में धान दिख रहा होगा, बाजरा दिख रहा होगा, मक्का दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें, ये जो फसलें हैं किसके अंतर्गत आती हैं, खरीफ के। रबी की हमने बात करा है, जिससे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। कौन कौन सी, गेहूँ होती है, आपके चने हो गए, मटर हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये आपके रबी के अंतर्गत आती हैं। जायद की बात करते हैं तो जायद में कौन कौन सी होती हैं, जिसको हम गर्मियों के मौसम में बोते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल में हम इसको बोते हैं। तो मार्च अप्रैल में कौन कौन सी सब्जियां बोई जाती है आपको मालूम होना चाहिए। उस समय छुट्टियाँ हम लोग की चल रही होती है, और छुट्टियों के मौसम में हम लोग ज़्यादातर पानी वाले, इसमें क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। जैसे कि आप खीरा खाते होंगे, वहाँ पे मिलता होगा खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी और क्या नाम है, फ्रूट, इस प्रकार से चीज़ें आप उस समय खाते रहते हैं। तो ये सब आपकी कौन सी फसलें कहलाती हैं, ये सब आपकी जायद के अंतर्गत आती हैं। तो आपने 3 चीज़ के बारे में देखा, 3 फसल चक्र देखा, खरीफ देखा, रबी देखा और जायद देखा। जायद में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, फ्रूट होता है, इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में रबी की फसल है। पहला है धान। क्या ये रबी के मौसम कब, सूर्य के निकलने का हमको कब वेट रहता है, ठंडियों के मौसम में। क्या उस समय ठंडियों में धान रहता है, उस समय तो कट जाता है धान। दूसरा है मक्का, इस मक्का तभी है, उस समय तो ठंडियों में मक्का कट जाएगा। मूंगफली, मूंगफली भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि आपका गेहूँ। यानी कि रबी की कौन सी फसल है, गेहूँ आपकी रबी की फसल है। प्रश्न नंबर ख, निम्नलिखित में खर पतवार नाशी है। यानी कहीं ना कहीं जो खर पतवार नाशी होती है, इसको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से छांट के बताना है। पहला यूरिया, बात बिल्कुल गलत है। कंपोस्ट खाद, जो आपका गोबर का खाद होता है उसको हम कंपोस्ट का खाद बोलते हैं।
तीसरा है मेटाक्लोर और जबकि चौथा है अमोनियम फास्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाक्लोर। जो मेटाक्लोर एक दवा होती है वो क्या होती है, खरपतवार नाशी होती है। इसको आप डाल दीजिए तो खरपतवार क्या होगा, नाश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है मेटाक्लोर। प्रश्न नंबर अगला है, यूरिया उर्वरक है तो किस प्रकार का उर्वरक है? एनपीके, आपने सुना होगा एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन युक्त, फास्फोरस युक्त या पोटेशियम। तो जो हमारी यूरिया है कि कैसा है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजनी उर्वरक है। दूसरा है स्फूरी, पोटेशियम या संयुक्त। तो संयुक्त नहीं है, उसको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजनी यूरिया जो है हमारा, क्योंकि इसमें इसका जो फार्मूला होता है NH2CO होता है, NH2CO तो आपको कहीं पे दिख रहा है। और पोटेशियम का इस्तेमाल हुआ क्या, के बीच में कहीं आया? तो के नहीं आया, तो जाहिर सी बात है क्या, सिर्फ इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। यहाँ पे नाइट्रोजन आपका आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, NH2CO, कार्बन, यहाँ पे कार्बन आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, फिर NH2, यानी कि कहीं ना कहीं आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, सॉरी उर्वरक है। साहिवाल क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जितने भी गांव के लोग हैं। तो साहिवाल एक क्या है, गाय की नस्ल है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया नहीं था ऑलरेडी से, कोई बात नहीं है। भैंस नहीं है, मछली भी नहीं है और मुर्गी भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो साहिवाल है क्या है, साहिवाल एक गाय की नस्ल है, यानी कि गाय कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको, यानी कि कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, कुछ खाली स्थान है, उन खाली स्थानों को हमें क्या करना है, भरना है। तो यही जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसको आपको भरना है। पहला है कि उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे क्या कहलाते हैं? तो उगाए जाने वाले जो पौधे होते हैं एक ही किस्म के, उसको हम क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं, यानी खाली स्थान में हम लिखेंगे फसल। तरबूज, खरबूज, मक्का आदि के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो यहाँ खाली स्थान में हम लिखेंगे बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। गा वाला है, बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए, डिबलर तथा बीज बेधक यंत्र होता है, इसका हम बुआई के लिए उपयोग करते हैं। या आपको नाम याद करना है, डिबलर तथा बीज बेधक यंत्र। सोनालिका डैश की उन्नत किस्म की जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे पूछा गया है सोनालिका किसकी उन्नतशील बीज है, यानी कहीं ना कहीं आपको खाली स्थान में बनना है गेहूं की। जो सोनालिका है गेहूं की उन्नत किस्म की बीज है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। कटला रोहू जल में पाई जाने वाली मछली है। तो जो कटला रेहू है, अलवड़ के मतलब कहते हैं एक में से नमक वाला जो आपका पानी होता है, जिसको हम लवड़ी पानी बोलते हैं। और अलवड़ की बात करता है, अलवड़ी मतलब कि जिसमें नमक ना पाया जाता उसको हम बोलते हैं अलवड़। जैसे कि आपका जो समुद्र यानी जो खारा पानी होता है उसको हम बोलते हैं लवड़ युक्त पानी, और जो खारा पानी नहीं होता, जो मीठा पानी होता है उसको हम बोलते हैं अलवड़ युक्त पानी। तो जो साफ यानी कि मीठे पानी में पाई जाती हैं उनको क्या, वो कौन सी मछली होती हैं? कटला रोहू मछली होती हैं। और जो खारा पानी कहाँ पे पाया जाता है, अक्सर आप देखते हैं समुद्र का जो पानी होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, और वहीं से हमें नमक का भी निर्माण होता है। हमने कृषि में जो आपका चैप्टर था उसमें नमक के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से नमक पैदा किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, ये चैप्टर भी इससे पहले हमने पढ़ा चुके हैं कृषि विज्ञान में। अगर आपको वहाँ पे भी देखना है तो वहाँ पे भी सब प्रश्न वहाँ पे मिलेंगे। फसल चक्र वहाँ पे है चैप्टर का नाम। प्रश्न नंबर यहाँ पे है अगला, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करना है। तो पहला है डिबलर के अभी हमने ऊपर ही देखा, डिबलर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो डिबलर क्या है, बुआई की एक विधि है, यानी कि बुआई के यंत्र है, जिसका हम मिलान कर देंगे इधर वाले सा के साथ। साइलो क्या है, साइलो आपका भंडारण की विधि है, जिस प्रकार से हम जब कोई अनाज उगा लेते हैं तो क्या करते हो, कहीं ना कहीं उसको भी भंडारित करते हैं, रखते हैं कि साल भर चल सके, यानी कि ख़राब ना हो। तो ये जो साइलो होता है एक भंडारण की विधि होती है। साहिवाल के बारे में आपने पढ़ा ही, साहिवाल क्या है, गाय की सिम है, यानी कि गाय की नस्ल है। सालमान क्या है, सालमान आपकी मछली की नस्ल है, यानी इसका मिलान हम मछली से कराएंगे। वाइट लेग हॉर्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
वाइट लेग हॉर्न क्या है? तो वाइट लेग हॉर्न है मुर्गी की नस्ल है। और शार्क में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत होती है। जो शार्क मछली होती है उसमें विटामिन ए तथा विटामिन डी काफ़ी अच्छा मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से आपने इसका मिलान कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर होता है? तो आपको बताना है बलुई मिट्टी किस प्रकार की होती है और चिकनी मिट्टी किस प्रकार की होती है, उसके बारे में यहाँ पे दोनों में अंतर बताना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा बलुई मिट्टी। तो जैसे कि आपको बलुई को मतलब सैंड कहते हैं और ये आपकी चिकनी मिट्टी क्या होती है? क्ले होती है। ठीक है, ये क्ले हो गई और ये आपकी क्या होती है? सैंड हो गई। यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैंड और इसको क्ले बोलेंगे। तो बलुई मिट्टी की बात करते हैं। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं? बलुई मिट्टी। आपने देखा है बालू, कोई दिक्कत नहीं होगी। चिकनी मिट्टी क्या होती है? जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे, मिट्टी के कण कितने होते हैं? छोटे होते हैं, बहुत ही महीन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? चिकनी मिट्टी कहते हैं। यानी कि जो उनको बांधे रखने के लिए जो एडिशन होता है कहीं ना कहीं बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार की मिट्टी को क्या बोला जाता है? चिकनी मिट्टी बोला जाता है। उनके कण बहुत ही महीन होते हैं। प्रश्न नंबर खा है, जून से अक्टूबर मास में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो जून और अक्टूबर के मास में हमने बता दिया था, जून से अक्टूबर के बीच में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो ये खरीफ की फसलें होती हैं जिनका समय मई जून से स्टार्ट होता है, अक्टूबर में भी कभी कभी बोई जाती हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। खरीफ बुआई के लिए बीज भेदक का क्या महत्व है? यानी कि जो बीज भेदक होता है उसका महत्व क्या है बुआई में, आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, बीज भेदक का प्रयोग बीज की गहराई में बोए जाने के लिए होता है। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं, जिनकी वजह से पंछियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती है। तो जो बीज बोधक आपका यंत्र होता है, क्या होता है कि जो बीज सही मात्रा में, सही मतलब कि सही प्लेस पे बोए जाते हैं और सही गहराई में इसको डाले जाते हैं, जिससे कि जो हमारी पक्षियाँ होती हैं उनसे क्या होता है कि हमारी रक्षा होती है बीजों की, और बीजों को खाते नहीं हैं और बीज की क्षति नहीं होती है, और सही जगह पे रहने से उनका पैदावार भी अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण से क्या समझते हैं? उत्तर में लिखेंगे, फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि के सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है, जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल उगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरकता बनी रहती है। इसे फसल चक्रण कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बताया गया है कि आपको फसल चक्रण क्यों करना है। जो इससे फसल चक्रण से हमारा क्या लाभ होता है? तो फसल चक्रण से यही लाभ होता है कि जो उसकी भूमि की उर्वरकता होती है वो बनी रहती है। अगर हम एक ही फसल लगातार उगाते रहेंगे तो उसकी जो उर्वरकता होती है, पोषक तत्व होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जब हम कभी भी मतलब मिक्स करके यानी कि फसल चक्रण के हिसाब से अगर बोते हैं, तो अगर मान लीजिए गेहूँ के बाद हम दलहनी फसलें बोएँ तो उसकी जो उर्वरकता होती है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इसलिए फसल चक्रण बहुत ही उपयोगी है फॉर कृषि के लिए। हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। हरित क्रांति के बारे में भी हमने उस वीडियो में बात किया था, तो यहाँ पर भी आया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बात कर लेंगे। तो लिखेंगे, कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य के लिए प्रयास 1960 से शुरू किए गए। इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के तहत कृषि तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। यानी कि किसी के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को क्या बोला गया कि हरित क्रांति बोला गया। और अगर बात करते हैं ऐसे स्वामीनाथन जी हैं, जो स्वामीनाथन, ये इंडिया में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग की बात करते हैं, नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो कृषि में आशातीत उन्नतशील बीजों से आशातीत जो पैदावार हुई, वृद्धि हुई, खास करके गेहूँ और चावल में, यानी कि धान में जो वृद्धि हुई, उसी को हम बोला गया आपका हरित क्रांति। ये खाद्यान्न से रिलेटेड होता है। हरित क्रांति आपकी कई क्रांतियाँ होती हैं, जैसे कि गुलाबी क्रांति है, पीली क्रांति है, नीली क्रांति है। नीली क्रांति का आपका मत्स्य पालन के अंतर्गत आती हैं। बादामी क्रांति है,
इंद्रधनुषी क्रांति है। तो कई क्रांतियाँ हैं, इसके बारे में आप जब अगली कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ेंगे। गाय और भैंस की दो दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो आपको गाय और भैंस के दो उन्नत किस्मों के नाम लिखने हैं। तो पहला तो है आपका गाय की कौन सी उन्नत किस्म है? एक तो साहिवाल है, दूसरी है होल्स्टीन है आपकी होल्स्टीन। ठीक है, साहिवाल लिख लीजिएगा और होल्स्टीन लिख लीजिएगा। भैंस की बात करते हैं तो मुर्रा, आपने बहुत ही नाम सुना होगा, मुर्रा भैंस की बहुत दूध देती है। और मेहसाना, तो मेहसाना और मुर्रा दो भैंसें हैं जो उन्नत सेल की किस्म की भैंसें हैं। अगला प्रश्न है उष्णायन काल किसे कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, उष्णायन जी यहाँ पे लिखा हुआ है उस प्रकार से। तो उत्तर में लिखेंगे मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक क्या करती है? सेती है। आपको मालूम होगा जो मुर्गी होती है जब उसको 21 दिन सेती है तब जाकर उसके अंदर से चूजे निकलते हैं। इस अवधि को क्या बोलते हैं? उष्णायन काल कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए उष्णायन काल किसे कहते हैं तो आप बताएंगे जो मुर्गी होती है वो अपने अंडे को 21 दिनों तक सेती है, इसी काल को क्या बोलते हैं? उष्णायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता मिलती है या अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक होती है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे निकलते हैं उनके भ्रूण का विकास जो होता है और जो उनका स्फुटन होता है, इसी के माध्यम से, उष्णायन के माध्यम से ही ये सब संभव या सहायक है। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में कभी पूछा भी जाए तो आप बता सकते हैं उष्णायन काल किसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करें? मान लीजिए आपको चेक करना है कि ये जो अंडा है ख़राब तो नहीं है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी आपको जांच करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं उत्तर में। गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए, क्या यह तैरते रहते हैं या पानी में डूब जाते हैं? जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले हैं तथा जो तैरते रहते हैं वे खराब अंडे हैं। यानी कि आप एक बर्तन में गर्म पानी ले लीजिए, उसमें क्या करिए, अंडे को डाल दीजिए। अगर अंडा आपका तैर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि अंडा ख़राब है। अगर अंडा डूब गया, नीचे बैठ गया जाकर तली में, तो आप जान लीजिएगा अंडा अच्छी क्वालिटी का है, ख़राब नहीं हुआ है। इस प्रकार से उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं जो अंडा आपका आता है। प्रश्न नंबर अगला है एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। यानी कि अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, कुक्कुट पालन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कौन कौन से आहार आप देते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, यानी दला हुआ होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, आप देखते हैं जाता हो तो क्या नाम है कि उसका एक चक्की के अंदर इसको दर के आपको उस दाने को इस्तेमाल करना है। जैसे कि हरी खाद्य सामग्री होती है, गेहूँ होता है, मक्का होता है, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़ बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। तो जो आपका दाना होता है, जो आपका पिसा हुआ अनाज होता है, उसके अंदर क्या मिलाते हैं, या तो हम कंकड़ बालू मिलाएं या तो जो चूना पत्थर होता है उसको मिलाएं। इसको इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जो कंकड़ और चूना पत्थर होता है ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का अच्छा स्रोत होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें अच्छे मात्रा में पाया जाता है, COCO3, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का अच्छा स्रोत होने के कारण अंडे का जो कवच बनता है, जब देखते हैं जो होता है अंडे का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। जिससे आपकी हड्डियाँ होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस की मिक्सअप बनी होती हैं। तो इसी प्रकार से उनका जो कवच होता है, अंडे का ऊपर वाला जो भाग होता है, जो ठोस रहता है, उसको बोलते हैं, उसको बनने के लिए सहायक कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट सहायक होता है। तो एग्ज़ाम में कभी एक बार पूछा भी गया था जो आपका अंडे का कवच होता है किसका बना होता है, तो आपको बता सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और उसके साथ जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे पाया जाता है? चूने के पत्थर और कंकड़ या बालू के अंतर्गत पाया जाता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। अगर आपकी मुर्गी अंडे नहीं दे रही है, कम अंडे दे रही है, मान लीजिए कि दिन के अंतराल पे दे रही है, तो आपको समझ लीजिए उसको पानी की आवश्यकता है। उसको पानी बराबर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। अगर पानी बराबर मात्रा में नहीं मिल पाएगा तो अंडे को सही
समय पे नहीं देगी। यानी कहीं ना कहीं हमको मुर्गी को पालने से ये भी ध्यान में रखना है, उसको पर्याप्त मात्रा में जल यानी कि उसकी पीने के पानी की आवश्यकता को पूर्ति करना अनिवार्य है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको अगर आप कहीं पर कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन किए हैं तो क्या क्या हम दाने के साथ साथ क्या दे सकते हैं, और सबसे ज़्यादा विशेषकर आपको ध्यान देना है किस पे, पानी के ऊपर ध्यान देना है कि उसको पानी की कमी ना होने पाए, उसको पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। तो आइए देखते हैं नाइट्रोजन चक्र क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा में लगभग 78% ले लीजिएगा, क्योंकि हर जगह 70% है, यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ 79%, तो आप 78% मान के चलेंगे, ठीक है। यानी वायुमंडल में कितना है, लगभग 78% में उपस्थित है। फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं करते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है तो आप बताएंगे जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की जो प्रक्रिया होती है यही आपकी क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं। जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में ले लेते हैं। आपको इतना ध्यान में रखना है, वो सीधे नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, उसको घुलनशील बना करके यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के बाद जो नाइट्रेट्स बनता है, नाइट्रेट्स को अपने पोषक तत्व के रूप में अपने लिए लेते हैं। तो उसी को हमें समझना है कि साइकिल के द्वारा किस प्रकार से वो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चक्र दिख रहा होगा, जैसा कि छोटा कर देते थोड़ा, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का यहाँ पे फिगर दिया गया है। तो पहले फिगर को हम समझेंगे, उसके बाद सेकंड वाले फिगर को। पहले फिगर में यही दिया गया है कि जो आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है वो किस में चेंज होता है, स्थिरीकरण उसका होता है किसके माध्यम से स्थिरीकरण होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है या सहजीवी जीवाणुओं द्वारा उसका स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण होने के बाद क्या होता है आपको मालूम है, नाइट्रेट्स में चेंज होता है। जो नाइट्रोजन हमारा वायुमंडल वाला नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है। या इसको हम स्थिरीकरण इस प्रकार से भी करा सकते हैं, कृत्रिम उर्वरक होते हैं उसके माध्यम से इसका हम स्थिरीकरण कराते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो कि मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, जो वायुमंडल वाला नाइट्रोजन था उसको क्या कराया गया, जीवाणुओं द्वारा उसका स्थिरीकरण कराया गया, या तो कृत्रिम उर्वरक द्वारा इसका स्थिरीकरण कराया गया। उसके बाद ये घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में जो कि मिट्टी में पाया जाता है वहाँ पे पहुँच गया। फिर उसके अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इधर आइए थोड़ा सा सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले फिगर की बात करते हैं तो जो आपका नाइट्रेट्स था वो क्या हुआ कि पौधों के पास गया, हमने बताया क्योंकि वो डायरेक्ट वो लेते नहीं है। तो जो नाइट्रेट्स होगा वो किसके मिट्टी द्वारा अवशोषण कर लिया गया, उसके फलस्वरूप वो पौधों के में प्रोटीन के रूप में चला गया। अब ये पौधे जो प्रोटीन के रूप में चले गए तो इनका क्या हुआ कि कुछ चीज़ों के लिए भोजन बन गए, जैसे कि ये जंतुओं के लिए कुछ पौधे होते हैं, जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भोजन के रूप में वो चले जाते हैं, या डायरेक्ट कुछ पौधे गिर जाते हैं तो सड़ उड़ के उनका क्या होता है, अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फिर क्या बनते हैं, नाइट्रोजन की यौगिक बना लेते हैं, जिसमें कि अमोनिया होता है NH3 और नाइट्रोजन होता है N2। ठीक है, अमोनिया और नाइट्रोजन के यौगिक बना लेते हैं। या जो जंतु उसको खा लेता है तो वो क्या करता है कि मल या मूत्र का जब उनके अपघटन होता है तब ये नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं, अमोनिया बनता है या तो नाइट्रोजन बनता है। आपको मालूम होगा जो मूत्र में क्या पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है। तो या फिर जो जंतु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये भोजन किए पेड़ पौधों को खाए तो इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि इनका अपघटन हो गया, वो सड़ने लगे, उनके कीड़े के छोटे छोटे जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा इनका अपघटन हुआ। फिर से किस में फॉर्म हो सकते हैं, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन में, अमोनियम में या नाइट्रोजन में। अब इस जो अमोनिया नाइट्रोजन बना हुआ है इसका फिर से हमने बताया था NH2CO NH2, ये अमोनिया का फार्मूला होता है, यूरिया का NH2CO NH2। कहीं ना कहीं फिर से इसका जीवाणु द्वारा नाइट्री कारक हुआ, जिसके फलस्वरूप ये फिर से घुलनशील में बन गए, चेंज हो गए। इस प्रकार से ये साइकिल आपकी लगातार देखिए चलती रहेगी और
कुछ ऐसे जो नाइट्रोजन घुलनशील होंगे वो क्या होंगे, हो जाएंगे, उनका क्या हो जाएगा, विनाइट्रीकरण हो जाता है, विनाइट्रीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप किसके द्वारा होता है, जीवाणु के फलस्वरूप। फिर से उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो वायुमंडल में चल जाते हैं नाइट्रोजन के फॉर्म में। तो इस प्रकार से 2 साइकिल है, 2 साइकिल लगातार चलती रहती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं दोनों साइकिल को एक ही बार में। ये आपका वायुमंडल का नाइट्रोजन था, इसका स्थिरीकरण हुआ किसके माध्यम से, जीवाणुओं द्वारा या सहजीवी के द्वारा, या हम इसको कृत्रिम उर्वरक उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसको जब किए तो ये नाइट्रोजन किस में था, घुलनशील में पहुंच गया। और जब घुलनशील में पहुंचता है तो उसका क्या उसको बोलते हैं, उसको नाइट्रेट्स बोलते हैं, जो कि मिट्टी में पाया जाता है। अब मिट्टी का क्या हुआ, मिट्टी में इसको अवशोषित कर लिया गया। जिसको अवशोषित किया तो पौधे उसको अपने प्रोटीन के रूप में लिए, और कुछ पौधे ऐसे थे कि इसको जंतु अपने भोजन के रूप में लिए, और कुछ पौधे ऐसे थे वहाँ पे सड़ गल गए, इनका अपघटन हो गया। उसके फलस्वरूप ये क्या बने, नाइट्रोजन के यौगिक, जैसे कि अमोनिया NH3 और नाइट्रोजन N2, ये बन गए। इसी प्रकार जो जंतु इसको खाए थे, जंतु खाने के बाद क्या हुआ कि इनका मलमूत्र के अपघटन से उनके जो मलमूत्र त्याग गए, उसका जब गठन हुआ तब भी अमोनिया बना और नाइट्रोजन बना। या जो जंतु मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद उनका अपघटन हुआ बैक्टीरिया द्वारा, उनसे भी क्या बना, आपका अमोनिया और नाइट्रोजन बना। इस प्रकार से जो फिर से जो अमोनिया नाइट्रोजन बना था, उनका क्या हुआ, नाइट्रीकारक हुआ, किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। वो फिर से क्या बन गए, घुलनशील में चेंज हो गए। फिर से वही आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा लगातार। कुछ ऐसे जो नाइट्रोजन जो घुलनशील हो गए, वो जीवाणुओं द्वारा क्या हो जाएगा, विनाइट्रीकरण हो जाएगा। जब विनाइट्रीकरण होगा तो कहीं ना कहीं फिर से जाकर ये वायुमंडल में N2 के रूप में रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइकिल है, वो लगातार ये प्रोसेस में चलता रहता है। आपके वायुमंडल में ये हर दिन क्रिया होती रहती है। तो बहुत आसानी से इसको आपने समझा और इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। फसल की कटाई के लिए प्रयोग करने वाली हंसिया का चित्र बनाइए। तो जो आप फसल की कटाई के लिए प्रयोग करते हैं हंसिया, उसका हमें यहाँ पे चित्र बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए हंसिया 2 प्रकार के होता है, एक साधारण हंसिया होता है और एक दांतेदार। तो जो साधारण हंसिया आपका है इस प्रकार से बनेगा, इसका फिगर आप बना सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है आपके सामने। जबकि जो दांतेदार होगी उसमें क्या बना है कि दांत बनाना है, उसमें आप दांत बना दीजिएगा, दिख रहा होगा इस प्रकार से। तो ये फिगर आप बना लीजिए, आराम से बन जाना चाहिए, आपसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है। जो हमारे फसल होते हैं जब उनकी कटाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसको भंडारण करने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हमें अनाज को काफ़ी दिनों तक रखना होता है तो कहीं ना कहीं भंडारित करके ही रखेंगे, ऐसे रख नहीं देंगे। अगर ऐसे रख देंगे तो कहीं ना कोई चूहा हुआ उसको खा जाएगा, घुन लग जाते हैं, सब दीमक लग जाते हैं, कहीं ना कहीं सब प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो कहीं ना कहीं उसका भंडारण भी करना अनिवार्य होता है। तो उन्हीं के बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। तो आइए देखते हैं। उपरोक्त पद्धति द्वारा फसल उत्पादन के पश्चात, यहाँ पे पश्चात लिख लीजिएगा, उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। जो हमने ऊपर पढ़ा उससे हमने फसलों के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से फसलें पैदा हुई और किस प्रकार से फसलों का हम उसका अनाज निकाल पाए। अब उसके बाद क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसके बाद हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, जो फसल हम काटे हैं, जो लेकर आए हैं, जो अनाज हमको मिला, उसको कहीं ना कहीं भंडारण की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक चरण एक महत्वपूर्ण चरण है। जैसे कि चूहे, कीड़े तथा अन्य जीव, छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातु के बर्तन तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे कि अनाज, दालें इत्यादि को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। जो कमरे का टेम्परेचर होता है उसका कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे बोला जाता है रूम टेम्परेचर की बात करता है तो आप कितना आपके दिमाग में आना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर आपके दिमाग में रहना चाहिए। मतलब इतने टेम्परेचर पे जो अनाजें हैं, दालें हैं, इनको हम रख सकते हैं सुरक्षित। जबकि अगर हम बात करते हैं फल सब्जियों में पानी की मात्रा
अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप पर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार से आपको भंडारण की बहुत ही एक ये भंडारण भी एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। तीन सब चीज़ों से बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें भंडारण की भी आवश्यकता होती है। तो चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए यूजर हैं तो। और जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।